हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो उसकी जो यूनिट 5th है वो अपलोड करी है। और एमकॉम सेकेंड ईयर में जो इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है प्राइवेट का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उसकी यूनिट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है व्यूवर्स, तो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग बीकॉम थर्ड ईयर में भी दे रखी है लास्ट यूनिट में, और एमकॉम में तो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग का अपना फुल पेपर, तो दोनों ही पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनटीए नेट के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो मेरी प्लेलिस्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी, बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी, तो उसमें ये आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ही बेनिफिट हो सके। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं। और आप सभी जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें आपको। और प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बीकॉम थर्ड ईयर के सारे पेपर मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, और एमकॉम के भी लगभग 3 सब्जेक्ट्स जो है वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है व्यूवर्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, आपका रिसर्च मैथोलॉजी पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, और 3 पेपर मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट इंटरनेशनल मार्केटिंग की। तो इसमें आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये आपकी यूनिट। ठीक है व्यूवर्स, चलिए। पारस्परिक मांग के सिद्धांत के आधार पर व्यापार शर्तों का वर्गीकरण किसने किया था? वो किया था जे.एस. मिल ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का कारण नहीं है? तो वो है आपका मुद्रा का अवमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन समष्टिगत वातावरण का हिस्सा नहीं है? तो वो होता है हमारा भौतिक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का भाग नहीं है? विज्ञापन। किसी क्षेत्र, बाजार या कुछ बाजारों की उपधाराओं में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की प्रथा को कहते हैं संकेंद्रित विपणन। विपणन में पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन किसका है? तो वो है एल्विन टॉफलर का। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में संलग्न विपणन कंपनियां मुख्यतः व्यवसाय करती हैं, तो वो 3 तरह का करती हैं, 3 प्रकार का। इनमें से किस प्रकार की कंपनी अपने को किसी विशिष्ट देश से नहीं जोड़ती और अपनी राष्ट्रीय पहचान खोना भी पसंद नहीं करती? तो वो होता है भूकेंद्रित। एमएनसीज में अक्सर जुड़े होते हैं, तो शोषण, शक्ति और बड़ा होना, है ना, तो ये सभी जुड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन मिश्रण के मूल्यों के तत्वों का तालमेल सर्वाधिक है, तो वो होता है मूल्य से, ठीक है, प्राइस से। मौद्रिक संघ में मुद्राओं की परिवर्तनशीलता डैश की आवश्यकता होती है, तो वो होती है कुल एवं अपरिवर्तनीय। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो वो हैं किंडरबर्गर। ठीक है। एनालाइजिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं, तो वो हैं वॉल्टर क्रूस। एफडीआई का पूर्ण रूप है तो आप सभी जानते ही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यह विपणन घटक सर्वाधिक संभावित मानकीकृत है, तो वो होता है ब्रांड। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो थे हेक्सर व ओहलिन। ठीक है, इनकी थ्योरी बहुत आती है एग्जाम में। समस्त अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है, तो वो होता है उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजना नहीं है, तो वो है आयकर में रियायत। जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ये इससे वर्ड मिसिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो वो थे हैबरलर ने। विपणन के मैदान में एक उत्पादक सफल होने के लिए कौन सी नीति अपनाता है? विपणन मिश्रण की, मार्केटिंग मिक्स। निम्नलिखित में से किस बाजार स्तर पर नए निर्माण की योजना को अपनाता है? निम्नलिखित में से बाजार किस स्तर पर नए निर्माण की योजना को अपनाता है? तो वो है विस्तार प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्वों में शामिल है। तो देखिए तीनों ही होते हैं, आयात, सीमा शुल्क, आयात अनुमति की आवश्यकता और तकनीक हस्तांतरण, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सभी EPRG संबंधित है। तो ये होता है आपका एक केंद्रीय, बहुकेंद्रीय, क्षेत्र केंद्रीय और भू केंद्रीय, ऑप्शन सी। 2009 से 2014 की विदेश नीति की घोषणा किसने करी थी? आनंद शर्मा ने। आर्थिक विकास सहयोग संगठन OECD के सदस्य देश हैं। तो जापान, बेल्जियम, जर्मनी, ये तीनों ही देश है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। शब्द ASCI निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो फुल नेम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इनमें से किस प्रकार नकद बाजार में विदेशी विनिमय तुरंत प्रेषित के लिए उपलब्ध रहता है? तो वो होता है स्पॉट। निम्नलिखित में से कौन अपर्याप्त विकसित देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह गुणात्मक गतिविधि है? तो वो है विपणन, मार्केटिंग। प्रशुल्क करों की वे मात्राएं जो आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती है ना। प्रशुल्क की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो वह है प्रोफेसर एल्सवर्थ। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आयात वस्तु की मात्रा अथवा भौतिक आधार इकाइयों के आधार पर लगाया जाता है? तो वो है विशिष्ट कर के अंतर्गत। एक उपयुक्त प्रशुल्क सदैव कल्याण में वृद्धि करेगा यदि विदेशी पारस्परिक मांग की लोच इकाई अथवा इकाई से कम है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? तो वो है ऑप्शन डी साइटोवस्की। ठीक है। किसी भी देश की व्यापार की शर्त निम्नलिखित में से कब अनुकूल होगी? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ए व बी दोनों स्थितियों में से किसी में भी नहीं। को स्थिति क्या क्या है कि समान मात्रा के निर्यात के बदले अधिक मात्रा में आयात किया जा सके और समान मात्रा के आयात के बदले में कम मात्रा का आयात करना पड़े। तो दोनों स्थितियां सही नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं। इनमें से कौन सा व्यवहारिक खंडीकर परिवर्तनशील घटक नहीं है? धर्म। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समाज में विपणन को प्रभावित कर रहे हैं तथा बाजार को खंडीकरण करते समय उनका अध्ययन करना आवश्यक है? तो तीनों ही हैं, वातावरणीय तत्व भी, सामाजिक तत्व भी और आर्थिक तत्व भी। तो ये सभी सही आंसर है। एक से अतिरिक्त नीचे सभी वितरण प्रबंध की आचार संहिता को तोड़ने के उदाहरण हैं। तो वो ऑप्शन सी सही है कि अपने पूर्तिकर्ताओं की श्रृंखला के लिए कोटा तय करना। अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण की सही अर्थों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही है कि अनियंत्रण योग्य शक्तियों का एक वर्ग। इनमें से कौन सा कारक भारत में विदेशी विनियोग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो ऊंची कर दर होती है, ठीक है, हाई टैक्स रेट जो होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी उत्पादन विशेषता नहीं है? राजनीतिक भेद। कवनेसी की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी कि व्यक्तिगत संपर्कों पर बना जटिल चाइनीज व्यवसायिक दृष्टिकोण। रोसा योजना का
प्रमुख तत्व था? तो तीनों ही थे कि स्वर्ण कोशों की मात्रा में वृद्धि करना, संरक्षित केंद्रों की स्थापना और विभिन्न देशों को अपनी मुद्रा में कोष रखने की सुविधा। ठीक है, तो सही आंसर है ये सभी। द एडक्वेसी ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी के लेखक हैं, तो वह है R.Z. एलिवर। व्यापार से बड़े देश छोटे देशों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त करते हैं, तो यह कथन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का है? तो है प्रोफेसर J.L. मिल। ठीक है, ये J.S. मिल है, ठीक है ना, L गलत है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। प्रोफेसर J.S. मिल अपने पारस्परिक योग विश्लेषण सिद्धांत में पूर्ति संबंधी स्थितियों की अपेक्षा की है। तो यह मान्यता निम्न में से किस अर्थशास्त्री की है? तो प्रोफेसर मार्शल की। व्यापारिक गतिविधि के लिए सबसे मौलिक पहलू क्या है? तो वो है वित्त पोषण। ठीक है, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है प्रोफेसर कीगन। ठीक, प्रोफेसर कीगन। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने का सबसे अहम चैनल है, तो वो है विक्रेता। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक आंकड़ों की एक समस्या है? तो वो होती है लागत। विपणन मिश्रण की अवधारणा को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? मार्केटिंग मिक्स को। तो वह प्रोफेसर नील एच बोल्डन। वह देश जो अपने उपभोक्ता की कुशल क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी मुद्रा का मूल्य रखना चाहिए, तो बढ़ाना चाहिए। वे कौन से तत्व हैं जिसके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर व्यवसाय संघ की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है? ऑप्शन ए नियंत्रण योग्य तत्व। निम्नलिखित में से राजनीतिक वातावरण के अध्ययन का अंश कौन है? तो वो है सरकार की बढ़ती अस्थिरता। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी के लेखक हैं, कौन है? तो वो है डेविड रिकार्डो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम कीमत और शीघ्र प्रवेश हेतु बाजार चुनाव की प्रक्रिया निर्भर करती है, तो सहायक आंकड़ों पर। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक जैसे हैं, क्योंकि ऑप्शन बी सही है कि समस्त देशों में विधिक व्यवस्था समान है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय विश्लेषण करने का लाभ नहीं है? तो निर्णय में सहायता, बाजार का चुनाव और जोखिम घटकों का प्रबंध। तो ये तीनों ही गलत हैं, सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। कौन सी बाधाएं सबसे कम पारदर्शी हैं? तो वो होती है निजी बाधाएं। प्रत्येक बाजार विभक्तीकरण की प्रभावकता तथा एक या अधिक खंडीकरण चयनित करना डैश मूल्यांकन प्रक्रिया है, तो वो है बाजार लक्ष्यीकरण। एकाकी साधनगत व्यापार शर्त के प्रतिपादक थे, तो वो थे प्रोफेसर जैकब वाइनर। दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तों का संबंध किससे है? तो वो है प्रोफेसर रॉबर्टसन। आय पर आधारित व्यापार शर्तों के प्रवर्तक हैं, तो वो भी हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन। निम्नलिखित में से व्यक्ति की खरीद किस शक्ति पर आधारित होती है? तो आय, बचत और कीमत, ऋण तथा जमा की उपलब्धता, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये सभी। वैश्विक एकीकृत विपणन संचारों के लाभों में सम्मिलित है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं कि लागतों को कम करने के लिए संचार का प्रमापीकरण, ब्रांड नाम व इमेज का विकास और सभी देशों में विपणन संचारों के बीच समन्वय। तो ऑप्शन डी सही है कि ये सभी। लाइसेंसिंग के दोषों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कि लाइसेंसिंग सहयोगियों का अयोग्य होना। भारत सरकार ने 1965 में पहला निर्यात वाहन जोन कहाँ खोला था? तो वो जयपुर में खोला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं कि व्यवसाय जोखिम के अंतर्गत वित्तीय और कार्यशील कठिनाइयों की संभावना व्यवसाय वातावरण के अंतर्गत आ जाती है।
और अग्रिम भुगतान अवधि में पूरा जोखिम आयातक पर पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। विदेशी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के निम्न ढंगों में से किसमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन सी, विदेशी फर्म को निर्माण का लाइसेंस देना। उस देश का नाम बताइए जहां पर एमएनसीज का मुख्यालय स्थित है, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो वो होता है घरेलू देश। शब्द नियंतास का किससे संबंध है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय विपणन से। अप्रत्यक्ष निर्यात का मुख्य दोष कौन सा है? तो वो होता है कि निर्यात घरों पर आश्रित रहना। सामाजिक विपणन मूल रूप से किससे संबंधित है? तो वो संस्कृति परिवर्तन से संबंधित होता है। बर्नस्टीन प्लान के प्रतिपादक E.M. बर्नस्टीन थे, तो वो थे ऑप्शन सी कि मुद्रा कोष के आर्थिक सलाहकार। ट्रिफिन प्लान का मुख्य तथ्य था, तो बी, एक अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ की स्थापना करना। लागत निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्रोफेसर एडम स्मिथ। एकाकी स्तंभ प्रशुल्क निम्नलिखित में से किस पद्धति का भाग है? ऑप्शन बी, कि उद्गम वाले देश के आधार पर वर्गीकरण का। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विपणन का तत्व नहीं है? भेदन। स्वर्ण का अधिमूल्यन करके अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान की योजना किसने प्रस्तुत करी? तो वो थे सर राय हेरोल्ड। विपणन का मूल्यांकन करते समय कौन सा चरण केवल पूरा अनुकूलन से संबंधित है? उत्पादन। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के समर्थक नहीं थे, तो वो थे रिचर्ड शूलर। नॉर्थ कोरिया शासन की टैक्स प्रणाली लागू करता है, तो वो करता है एक दलीय प्रभुत्व। व्यक्तिगत पूंजीवाद में सबसे ज़्यादा है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। इसे हम शॉर्ट में यूके भी लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूरोपियन PLCUS के समकक्ष है, तो वो है निगम। निम्नलिखित में से किसे ग्राहक व्यवहारों के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो संस्कृति, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इन सभी को किया जाना चाहिए। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कई महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना करती है। इनमें से पहला निर्णय कौन सा होता है? तो वो है वैश्विक विपणन वातावरण को देखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं, तो भौगोलिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और प्रौद्योगिक वातावरण। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। डैश एक नाम, शब्द, प्रतीक, डिजाइन या उसका संयोजन है, तो होता है वो ब्रांड। अंतर्राष्ट्रीय तथा डैश कारणों के कारण लेबलिंग महत्वपूर्ण है। विपणन के कारण। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वो है जापान की। ब्रांड डकैती से अर्थ है, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है कि विदेशों में ब्रांड की नकल और विदेशों में जाली या बनावट ब्रांड बनाना और ब्रांड का पूर्व क्रय अधिकार। तो ऑप्शन डी सही है कि ये सभी। ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसको वैधानिक संरक्षण दिया गया है। इसका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं? तो एकमात्र विक्रेता। संशोधित ब्रांड का उदाहरण है, तो ये देखिए नेस्कैफे गोल्ड जर्मनी में और नेस्कैफे गोल्ड ब्रांड ब्रिटेन में, तो ये दोनों ही सही है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, नेस्कैफे गोल्ड जर्मनी में और नेस्कैफे गोल्ड ब्रांड ब्रिटेन में। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं, यह कथन किसका है? तो ये है विलियम जे स्टैंटन का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन। ठीक है, तो यह कथन किसका था? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीएस यूनिवर्सिटी में कई बार आया हुआ है और एनटीए नेट में भी आया हुआ है।
तो ये है एल्फिन टॉफलर का। सांस्कृतिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है, तो ये तीनों ही हैं कि संचार प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना, सामाजिक रूप से साझा बनाना और अवधारणा को व्यक्ति पूरक बनाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, तो राजनीतिक वातावरण का भी, सामाजिक वातावरण का भी और सरकारी नीतियों का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इन सभी का। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला तथा डिजिटल क्रांति को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में से एक है, तो वो है जापान। अंतर्राष्ट्रीय विपणन से एक कंपनी को लाभ हो सकता है, तो देखिए जोखिम कम करने में और राजस्व में वृद्धि और वित्तीय क्षमता को बढ़ाने में, है ना। तो सही आंसर है इन सभी में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश देशों की सकल घरेलू अनुपात, ठीक है, जो आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी पर महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शुरू हो सकता है, तो प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भी, फ्रेंचाइजिंग से भी और निर्यात से भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इन सभी से। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में शामिल होता है, तो तीनों ही शामिल हैं। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, व्यापार या उत्पाद व्यापार चक्र सिद्धांत और व्यापार अभिमुखीकरण सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। तो ये व्यूअर्स आपकी यूनिट नंबर 2 थी, ठीक है। तो आपकी यूनिट नंबर 1, 2 और 5 ये तीनों हो गई हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं दोनों यूनिट और करा दूंगा और फिर मेरे पास एक 500 से ज़्यादा क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक तरीके से आपका सिलेबस भी कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पीजीटी, टीजीटी और एनटीए नेट में भी जो है इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये यूनिट 1, 2 और 5, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।